उधर जायश हल्की दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कमरे के बीच खड़े देखा जो गहरे गहरे सांस भर रही थी। वो बेइख्तियार सारे फासले मिटाकर उसके करीब आया था। क्या हुआ हरीम, तुम ठीक तो हो? तबीयत ठीक है। जायश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जो पहले ही बुक खिलाई हुई थी इस लम्स पर अपनी जगह से एक कदम पीछे हटी और कल के रवैये के बाद इसके इस नॉर्मल बल्कि नर्म लहजे पर जी भरकर हैरत हुई थी। आपसे मतलब? आप अपने काम से काम रखिए। इसका लहजा सर्द था मगर कल जैसी काट नहीं थी। जायश बेइख्तियार मुस्कुराया था। सारे मतालिब मुझे ही तो हैं जान मन, जायश ने मखमूर लहजे में कहा और बेबाकी से इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल किए तो इसका चेहरे गुस्से और शर्म व हाक की आमेजिश से सुर्ख होता भंप छोड़ने लगा, जबकि वो सोच ही रही थी कि यह शख्स किस मिट्टी से बना था कि कल इतनी इंसल्ट के बाद आज फिर उसके चोंचले उठाने में मसरूफ था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूर हटी मुझसे, उसने सख्त मुजाहमत की। क्यों हलकान कर रही हो खुद को बेगम? छोड़ दूंगा, बस जो पूछ रहा हूं वो बता दो। मेरा बेबी ठीक है ना? बिल्कुल। जायश ने इसके कान में सरगोशी की। ठीक है, इसने जान छुड़ाने को दांत पेश कर कहा। तो जायश ने मुस्कुराते उसे अपने हिसार से आज़ाद कर दिया। मैं फ्रूट्स वगैरह लाया था, वदा करता हूँ तुम पर अब कभी कोई आंच भी नहीं आने दूंगा। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मंथली चेकअप के लिए भी मैं ही लेकर जाऊंगा। तुम्हें मना करोगी तो भी नहीं मानूंगा। रोज तुम्हें मनाने आऊंगा, जब तक मानोगी नहीं तुमसे मुआफ़ी की दरख्वास्त करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना है। तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो नरमी से कहता वापस मुड़ा था, जबकि इस सारे लेक्चर का इस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था। हाँ मगर मुझे अनाबिया का नंबर चाहिए, उसने अचानक कहा तो जायश के कदम अपनी जगह पर ठिठक कर रुके। खुद पर शादी मर्द की कैफियत तारी करते वो पीछे मुड़ा। क्यों चाहिए? जोश जज्बात में इंतहाई अहमकाना सवाल पूछा था। बताना जरूरी नहीं समझती, उसने भी हिसाब बेबाक किया। अनाबिया के भाई का नहीं चाहिए, इसने छेड़ा। नहीं, वो काटदार लहजे में बोली। तो वो खिलकर हंस दिया। जायश ने अपने फोन से इसके नंबर पर अनाबिया का नंबर सेंड कर दिया। वो वहीं जमा खड़ा रहा तो हरीम ने तीखे अंदाज से उसे घूरा। अब तशरीफ ले जा सकते हैं, अब हरीम ने कहा, मगर वो तेजी से इस तक आया। इसका चारा हाथों के प्याले में भरकर एक शिद्दत भरा लम्स उसके माथे पर छोड़ा। इससे पहले कि वो कोई मुजाहमत करती जायश ने उसकी नर्म गालों को अपने लम्स से बोझल कर दिया। वो ये कारनामा सर अंजाम देकर वहां से गया। हरीम ने जो सदमे से सकते की सी कैफियत में थी होश में आकर उसे जेर लब काफी मोतबर अलकाबात से नवाजा। अनाबिया अपने कमरे में मगरिब अदा कर रही थी जब इम्तियाज हल्की दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। अनाबिया बेबी, कोई मेहमान आए हैं, बोल रहे हैं सरदार जी से मिलना है तो उन्हें कहो वो घर पर नहीं है। बोला है जी, कहते हैं इंतजार करेंगे, मिले बगैर नहीं जाएंगे। ऐसा कौन है? पता नहीं, कहते हैं अमेरिका से आए हैं। अच्छा, मैं खुद देखती हूँ। अनाबिया अपनी जगह से उठी और आहिस्तगी से ड्राइंग रूम की जानिब आई। सफेद चादर नुमा दोपट्टा हिजाब स्टाइल में लिए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो जो कोई भी था ब्लैक डिनर सूट में मलबूस लंबा चौड़ा शख्स अपने मोबाइल में मसरूफ था। अस्सलामु अलैकुम, अनाबिया ने धीमे लहजे में सलाम किया। सामने वाले ने निगाहें उठाकर सामने देखा। ये निगाह सामने नहीं अठन्नी चाहिए थी। अगर उठ ही गई थी तो वापस पलटने चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं और किससे मिलना है आपको? ये सरदार जायश जहांगीर का ही घर है ना? इसने सुकून से पूछा। अनाबिया की आंखें हैरत से फैल गईं। जाहिर है बाहर नीम प्लेट नहीं देखी अपने, अनाबिया ने खाइफ होकर कहा तो सामने वाला मुतबस्सिम हुआ, जबकि अनाबिया को ये मुस्कुराहट बिल्कुल समझ न आई। बस फिर मैं मोहम्मद अफरोज शिराजी हूँ, जायश के कॉलेज से इसका देरीना दोस्त। अमेरिका में था, कल ही वापस आया तो उसे सरप्राइज देने के चक्कर में मिलने चला आया, मगर यहाँ तो आकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गया हूँ। वो नरमी से कहता बोले गया, जबकि इसके आखिरी अल्फाज अनाबिया के सर से गुजर गए। मैं फोन करती हूँ भाई को,
बल्कि वो आते ही होंगे, आप वेट करें, मैं आपके लिए कुछ भिजवाती हूँ, वो बोल कर जाने लगी। रुक जाएं, उसने पुकारा। जी, नाम क्या है आपका? जी, नाम पूछा है मैंने, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा, अफरोज ने लापरवाही से कहा। मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। वो इसके यूं बेतकल्लुफ होने पर तुलमलाए। मैं अजनबी नहीं हूं, उसने फिर इसकी जानिब देखा। अनाबिया तेजी से अंदर भाग गई। दो गहरी निगाहों ने इसका दौर तक पीछा किया। इसे कुछ ही देर गुजरी थी इंतजार करते, जब जायश वापस हवेली चला आया। वो काफी देर से आपस में गिले लगे रहे। कैसे हो? जायश ने इसके सीने पर ग्योनिसा रसीद किया। बिल्कुल ठीक, तुम तो मंजर से यूं गायब हुए कि दोबारा तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गया था मैं। जायश ने इससे शको किया। बस अमेरिका में ही जॉब थी तो अम्मी बाबा के साथ उधर ही सेटल हो गया, लेकिन अब मेरी शक्ल नजर आती रहेगी तुम्हें, वो बोलकर खुद ही मुस्करा दिया। और मुझे लगाए कहोगे तुम्हारी भाभी और बाल बच्चों के साथ सेटल हो गया था। कहाँ यार, 4 बहनों की जिम्मेदारियां, उम्मी के कैंसर का इलाज, बहुत जिम्मेदारियां थी कंधों पर। उम्मी ने सर तोड़ कोशिशें की कि मैं शादी कर लूं, मगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से पहले मैं अपने लिए कदम हरगज नहीं उठाना चाहता था। दूसरा कोई इस दिल को इस कदर भाई ही नहीं कि अपने मकासद को पसपुष्ट डालकर बस इसका हाथ थामने की जल्दी मचाता, अफरोज ने सादगी से कहा। और अब क्या इरादे हैं मोहतरम के? जायश मुस्करा दिया। अब अपने तमाम फ्राइज से सबुकदोश हो चुका हूँ। उम्मी बिल्कुल ठीक हैं और माशाअल्लाह अमेरिका जाने से पहले अब्बा के साथ हज भी कर आई हैं। किसी काम से यहाँ आया था तो उम्मी ने एक लिस्ट थमाकर भेजा कि उम्मी और अब्बा के खानदान में से जो पसंद हो उसे बहू बनाकर ही अमेरिका कदम रखूं। अब तो काफी अरसे से इसकी तलाश थी जो दिल को भा जाए। अफरोज के लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो पा रही थी। मतलब तलाश पूरी हो चुकी है। जायश ने इसके फिक्रे से मनपसंद लफ्ज उचक लिए तो वो भी हंस दिया। अब तक इतने ही ज़ेन हो जितने पहले हुआ करते थे। तुम्हें कोई शक है? और अब मेरी तारीफों के पुल बांध कर बात को घुमाओ मत, सीधी तरह बताओ कि किसी को पसंद करते हो क्या? जायश के लहजे में हसरत ही हसरत थी। काश सब कुछ बर्बाद होने से पहले इतना मुखलिस इंसान इससे मिला होता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता जायश। अगर उम्मी अबू यहाँ होते तो बात करते। अभी अभी तुम्हारी छोटी हमशीरा से दुआ सलाम हुई। मुझे लगता है एक अरसे की तलाश पूरी हो गई। मैं जल्द उन्हें अपनी ज़ौजियत में लेना चाहता हूँ, अफरोज ने बोलकर जायश के पैरों तले से ज़मीन खींची। वक्त गुजरता गया। अस्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। सब बेतहाशा परेशान थे। जायश ड्राइविंग सीट पर बैठा था जबकि इमाद और सलमा बेगम अस्मा को थामकर गाड़ी तक ले जा रही थी। मैं भी साथ चलूंगी, बेहाल होते हरीम ने जिद की, जिसकी खुद की तबीयत इंतहाई हसास और नाजुक मोड़ पर थी। कभी भी वक्त आ सकता था। भाभी जिद मत करो, खुद की तबीयत ठीक नहीं, चलू अंदर। अनाबिया ने उसका बाजू थामा और अंदर की जानिब चल पड़े। कितनी मर्तबा कहा है आपी कि मुझे भाभी मत बोला करें, उसने बेजार सी शक्ल बनाई। 6 माह का भी अरसा गुजर जाने के बाद इसकी इससे नफरत में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। 6 माह से वो रोज इसके पास आता, इससे मुआफी मांगता, इसका माथा चूमता और चला जाता, मगर वो अब भी इससे इतनी ही बेजार थी जितनी के पहले। हाँ, मगर वो अनाबिया पर एतबार करती थी। अनाबिया ने इन 6 माह में जो तहम्मुल मिजाजी से उसकी देखभाल की थी वो तारीफ के काबिल थी। अच्छा नहीं कहती, लेट जाओ, अब आराम करो, अनाबिया ने नरमी से कहा और उसे बेड पर नीम दराज किया। मगर अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि हरीम की दिलखराश चीखों से पूरा घर गूंज उठा। हरीम, क्या हुआ? अनाबिया घबराई थी, जबकि वो यूं ही दर्द से मछली बेआब की तरह तड़पने लगी। हरीम, क्या हो रहा है? अनाबिया उसके ऊपर झुकी, उसका चेहरा जोर से थपथपाया, जबकि वो अपने लब भयंचे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अनाबिया ने अपना मोबाइल फोन उठाया, तब बाहर से जायश की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। अनाबिया बाहर की जानिब भागी जब वो गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। मैं इमाद लोगों को हॉस्पिटल छोड़ आया, जाने क्यों मगर सुकून नहीं मिल रहा था। अजीब सी टेंशन हो रही थी तो मैं चला आया।
जायश ने अंदर आते हुए अपने आने की वजाहत दी। तुम्हें क्या हुआ? इसका उड़ा चेहरा देख जायश परेशान हुआ था। हरीम की भी तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो रही है, लगता है वक्त हो गया, इसे भी हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी। अनाबिया ने कहा तो वो परेशानी के आलम में अंदर की जानिब लपका। हरीम, वो दीवाना वार उसके कराहते वजूद के ऊपर झुका। जायश, आज महीनों बाद उन लबों ने दर्द के आलम में उसे पुकारा तो जायश ने नम आंखें लिए उसे नरमी से बाजू में उठाया। अनाबिया चुल्लू, जायश ने कहा तो अनाबिया ने उसके कमरे में से जरूरी सामान की तैयार बास्केट भागकर गाड़ी में रखी। वो बाहर निकला। अनाबिया ने घर को लॉक किया। जायश ने हरीम को नरमी से गाड़ी में लुटाया। वो लोग हॉस्पिटल के लिए फौरी निकले। वो जब हरीम को लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे तो वो जो पहले ही परेशान थे, हरीम की ऐसी हालत देखकर मजीद परेशान हो गए। हरीम को लेबर रूम में ले जाया गया। इसका तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ऑपरेशन ही होना था। अस्मा को खून की जरूरत थी, जो कि किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। इसकी हालत लम्हा बा लम्हा बिगड़ती जा रही थी। बिल्ड बैंक में भी अस्मा के मैच का बिल्ड दस्तयाब नहीं था। इमाद के हाथ पीर फूले हुए थे। इतने में अनाबिया के कहने पर इसका खून टेस्ट किया गया तो वो इत्तेफाक से अस्मा से मैच कर गया। तब अनाबिया ने अस्मा को अपना खून दिया। उधर हरीम की हालत बिगड़ी जा रही थी। इसकी दिलखराश चीखें लेबर रूम से बाहर तक गूंज रही थीं। जायश भी बाहर यहाँ से वहाँ बेकरारी से चक्कर लगाता इतनी ही तड़प महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने अस्मा के यहाँ बेटी की पैदाइश की नवीद सुनाए। माँ और बच्चा दोनों महफूज थे। सलमा बेगम और यूसुफ साहब अनाबिया और जायश का बार बार शुक्र अदा करते रहे। इमाद के पांव जमीन पर ना लग रहे थे, मगर अभी अपनी लाडली बहन की वजह से ठीक तरह से खुश नहीं हो पा रहा था कि उसकी फिक्र हर खुशी पर भारी थी। सलमा बेगम और यूसुफ की निगाहों में अनाबिया और जायश की कदर मजीद बढ़ गई थी। इन गुज़रे महीनों में जायश ने जिस तरह अपना हर हक अदा किया था, हर फर्ज पूरा किया था, जिस तरह उनका ख्याल रखा था, इमाद की जगह उन्हें उनका बेटा बनके दिखाया था। हरीम के बार बार धुतकारने पर भी इस शख्स ने जिस कदर खंदा पेशानी से उसका ख्याल रखा था, उसे सहारा दिया, सामने की ठोकरों पर बेआसरा नहीं छोड़ा। वो और अनाबिया जिस तरह उनके घर का ही हिस्सा बन गए थे। सलमा बेगम और यूसुफ साहिब के दिल में अपना घर कर गए थे। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि अगर दुनिया में हरीम के लिए कोई बेहतरीन जीवन साथी बनने का हकदार है वो सिर्फ सरदार जायश जहांगीर ही है। अब भी वो उसे बेतहाशा बेचैन उधर से उधर दीवानों की तरह चक्कर काटते देख रहे थे। तभी हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। कुछ ही देर बाद चूचू की आवाज के साथ नर्स मुस्कुराती लेबर रूम से बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर जायश, आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। नर्स ने इसे इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत नवीद सुनाई। सिस्टर मेरी वाइफ, इसने बेकरार होकर पूछा, जबकि वहां मौजूद हर शख्स उसकी इस बेकरारी पर मुस्कुराया। वो भी बिल्कुल ठीक है, कुछ देर तक रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, सिस्टर कहती फिर से अंदर गायब हो गई। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। इमाद, यूसुफ साहब और जायश ने हॉस्पिटल की मस्जिद में शुक्राने के नवाफिल अदा किए। वो सब अस्मा के पास इसके रूम में थे। उसे होश आ चुका था और सबके खुशी से खुलते चेहरे देख वो भी बहुत खुश थे। छोटी सी बेबी जो अस्मा की कापी थी वो सलमा बेगम की गोद में थी। इमाद अस्मा के सरहाने बैठा था। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मेरी जान, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इमाद ने झककर धीमे से अस्मा के कान में सरगोशी की। शर्म करे इमाद, वो सब के मौजूदगी में लाल टमाटर हुई थी और इससे पहले वो कोई और शोशा छोड़ता अस्मा ने जल्दी से आंखें मूंद ले। इमाद इसके इस हिफाजती अक़दाम पर खुलकर मुस्कुराया। नर्स ने इसे आराम करने का कहा तो सब बाहर चले आए। किसी का भी दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर बाअमर मजबूरी बेबी को अभी सिस्टर के हवाले कर दिया। बाहर जायश भी इस बात का बेचैनी से मुंतजिर था कि कब हरीम को रूम में शिफ्ट किया जाए और कब वो इसे देखे। आखिर सिस्टर ने आकर बताया कि उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो सब हरीम के रूम में दाखिल हुए थे। सबको अंदर इताद के वो नरमी से सीधी हो गई। आंखें रोने के बाइस सुर्ख थीं।
मुबारक हो भाई, हम नाना नानी बन गए, यूसुफ साहब ने अंदर दाखिल होते ही कहा तो वो कानों तक सुर्ख हो गए। जायश आहिस्तगी से चलता काट की जानिब बढ़ा। काट पर पूरी तरह झुका, अब वो अपने ही छोटे से अक्स को नरमी से चूम रहा था। हरीम ने कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। अनाबिया भी काट को दोनों हाथों से थामे खुशी में नम आंखों से मुस्करा रही थी। भाई बस भी करें, अब मुझे प्यार करने दें, अनाबिया ने झुंझलाकर कहा तो वो मुस्कुराता हुआ पीछे हटा। इमाद ने हरीम के सर पर प्यार से हाथ रखा। तब तक जायश भी इसके सर पर पहुंच गया था। तुम ठीक तो हो ना? जायश ने इसका जर्द चेहरा गहरी बेचैन निगाहों से देखा। ठीक हूं, हरीम ने बेतासुर लहजे में कहा। सब काफी देर उसके पास बैठे रहे। हरीम उनके खुशी से दमकते चेहरे देख निगाहें चराती रही, हत्ता कि वो दोनों बहन भाई भी पूरी तरह बेबी की जानिब मुतवज्जे थे और वो खामखा ही जलकर पहलू बदल रही थी। इन 7-8 माह में इस शख्स की मोहब्बतें और चाहतें आया थीं। इसे अपने दिल की इतनी ऊंची मसनद पर बिठाया था कि वो अब इस सब की जैसे आदी हो चुकी थी, या शायद थोड़ी मगरूर भी होने लगी थी। इसीलिए तो उसे काबिल इतना नहीं गर्दानती थी। इमाद, सलमा बेगम और यूसुफ साहिब इससे बातें करते रहे। फिर उसने खुद ही सबको कहा कि वो अस्मा के पास चले जाएं। सब ने खुश दिली से हामी भरी और कमरे से बाहर निकल गए, सिवाय इस शख्स को जो इत्मीनान से वहीं बैठा रहा। हत्ता कि अनाबिया भी बहाने से वहां से निकल गए। हरीम जो उनकी जानिब मुतवज्जे थी, फौरी तौर पर लाताल्लुकी इख्तियार की। बेबी काट में पर सुकून होकर सो रहा था। जायश अब पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ था। वो उठकर इस तक आया। हरीम ने इसकी जानिब से रुख मोड़ना चाहा, मगर जायश ने बेड पर उसके इंतहाई करीब बैठकर उसे नरमी से थामकर ऐसा करने से कबल ही इसे अपनी गिरफ्त में थाम लिया। अब बस भी करो जान मन, तुम्हारी कैद के उन 7-8 दिनों का खमियाजा मेरे 8 माह भगत चुके हैं। मेरी जान, खुदा के लिए अब तो मुझे मुआफ कर दो। अब तो हमारा बेबी इस दुनिया पर आ चुका है, प्लीज इसकी खातिर ही मुझे मुआफ करके हवेली चली आओ। जायश के नरमी भरे लहजे में इल्तिजा थी। क्या मतलब है आपका? अब जैसे मर्दों की यही प्रॉब्लम है, यही सोच रखते हैं ना कि औलाद दुनिया पर आ गई तो बीवी के पैरों में बेड़ियां डाल दे, बन गई वो सारी उम्र के लिए आपकी गुलाम। अगर आपकी यही सोच है सरदार जी तो इंतहाई। तुम्हें किस जाहिल ने कहा कि हर मर्द की यही सोच होती है? जायश ने उसकी बात तेजी से काटी थी। बे इसके लहजे की सख्ती हरीम को अपनी जगह पर साकित कर गई थी। हर मर्द की यह सोच नहीं होती कि औलादा औरत की गुलामी का जरिया अलैहिस्सलाम है। किस जाहिल ने कहा कि औलादा औरत के पांव भी बेड़ियां हैं? ये औलाद ही तो होती है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को पुख्ता करने को एक मोहब्बत भरी सबील होती है। मियाँ बीवी का पाकीज़ा रिश्ता मजबूत तरीन करने का एक जरिया अलैहिस्सलाम होता है। मियाँ बीवी के लिए औलाद अल्लाह ताला की जानिब से इनायत किया गया कितना खूबसूरत तोहफा है, इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या? इतने माह हो गए, मुझे लगा अब तो तुम मेरी नेचर को समझ ही चुकी होगी, मगर अफसोस तुम सोच भी कैसे सकती हो हरीम ऐसा कि मैं इस बेबी को तुम तक बेचने का कोई जरिया बनाऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? वो चीख कर बोली। ऐसा क्या कर दिया आखिर मैंने कि मेरी 1000 कोशिशों और 1000 मिन्नतों पर भी ये तुम्हारा पत्थर दिल पिघलता नहीं? जायश ने नरमी से इसकी चुन पर अपने लब रखे थे, जबकि वो फजूल में ही रोए गए।